हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। आज हम शुरू करने वाले हैं एक बहुत हाई इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट चैप्टर, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। ये चैप्टर एनईईटी के लिए बहुत क्रूशल है और आज हम इसके सारे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को एकदम सिंपल तरीके से समझेंगे। जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है, इसके प्रिंसिपल्स क्या है, डीएनए को कैसे आइसोलेट करते हैं और रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बनते हैं। अगर आपको इस चैप्टर के हैंड रिटन आईपैड नोट्स या फिर बाकी चैप्टर्स की प्लेलिस्ट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना। चलो शुरू करते हैं अपनी अमेजिंग जर्नी। तो देखो, बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स या एफआईआर उनके एंजाइम्स को उसे करते हैं। किस लिए? ऐसे प्रोडक्ट्स और प्रोसेसेस बनाने के लिए जो ह्यूमंस के लिए यूजफुल हो। सोचो, जैसे दही बनाना, ब्रेड बनाना या एफआईआर वाइन बनाना, ये सब भी एक तरह से ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी ही है। लेकिन मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में हम जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग जैसी एडवांस्ड टेक्निक्स यूज करते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम क्या करते हैं? हम जेनेटिक मटेरियल जैसे डीएनए और आरएनए को चेंज करते हैं ताकि ऑर्गेनिज्म के फिनोटाइप में चेंजेस ला सकें। और बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग में हम लार्ज स्केल पर माइक्रोब्स या सेल्स को ग्रो करते हैं ताकि हम अपने डिजायर्ड प्रोडक्ट्स बना सकें, जैसे एंटीबायोटिक्स या वैक्सीन्स। ओके, बायोटेक्नोलॉजी के बेसिकली दो कोर प्रिंसिपल्स हैं। पहला है जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसमें हम क्या करते हैं? हम अपने डिजायर्ड जीन को आइसोलेट करते हैं, उसको वेक्टर में डालते हैं और फिर होस्ट ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर करते हैं। इसे हम अस होस्ट ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मेकअप को चेंज कर देते हैं, जिसे उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बदल जाती हैं। जैसे इंसुलिन प्रोडक्शन के लिए ह्यूमन इंसुलिन जीन को बैक्टीरिया में डालना। और दूसरा प्रिंसिपल है बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग। इसमें हम एक स्टेराइल यानी कंटामिनेशन फ्री एनवायरनमेंट मेंटेन करते हैं। क्यों? ताकि हमारे डिजायर्ड माइक्रोब्स ग्रो हो सकें और हमारा प्रोडक्ट कंटामिनेट ना हो। ये बेड स्केल पार प्रोडक्शन के लिए बहुत जरूरी है। ओके, अब बात करते हैं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए यानी आरडीएनए कैसे बनता है। देखो, रिकॉम्बिनेंट डीएनए तब बनता है जब हम दो डिफरेंट सोर्सेज से डीएनए को कंबाइन करते हैं। जैसे हमने एक फॉरेन जीन लिया और उसको बैक्टीरिया के प्लास्मिड डीएनए के साथ जोड़ दिया। ये प्रोसेस ना बायोलॉजिकल वर्ल्ड में एक रेवोल्यूशन ले आया है। इसे हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स बना सकते हैं जो पहले पॉसिबल ही नहीं थे। ओके, तो अब देखते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग की शुरुआत कैसे हुई। इसका क्रेडिट जाता है पॉल बर्क, हर्बर्ट बॉयर और स्टैनले कोहेन को। 1972 में स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बॉयर ने पहली बार एक सक्सेसफुल रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बनाया था। उन्होंने क्या किया? उन्होंने एस्टेरिस्क सैल्मोनेला टाइफिम्यूरियम एस्टेरिस्क के प्लास्मिड में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को डाला और इसके लिए उन्होंने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का उसे किया। ये वो एंजाइम्स है जो डीएनए को स्पेसिफिक साइट्स पर कट करते हैं। और फिर डीएनए लिगेज का उसे किया जो कट किए हुए डीएनए फ्रैगमेंट्स को जोड़ता है। ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था जिसने मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की नींव राखी। ओके, चलो अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले हमें डीएनए को आइसोलेट करना होता है। सोचो, जैसे एक सेल में से डीएनए निकलना, ये कुछ ऐसा है जैसे एक मुट्ठी चावल में से एक दाना निकलना। तो पहले हम सेल को तोड़ते हैं यानी लिसिस करते हैं। फिर उसके अंदर से सारे मैक्रोमोलेक्यूल्स जैसे प्रोटीन्स, आरएनए, लिपिड्स और पॉलीसैकेराइड्स उनको रिमूव करते हैं। इसके लिए हम एंजाइम्स यूज करते हैं। कौन से एंजाइम्स? जैसे लाइसोजाइम बैक्टीरियल सेल वॉल के लिए, सेल्यूलेज प्लांट सेल वॉल के लिए और चिटिनेज फंगल सेल वॉल के लिए। प्रोटीन्स को रिमूव करने के लिए प्रोटीज और आरएनए को रिमूव करने के लिए राइबोन्यूक्लीज यूज करते हैं। और फाइनली चिल्ड एथेनॉल डालकर डीएनए को प्रेसिपिटेट करते हैं। डीएनए एकदम फाइन थ्रेड्स की तरह दिखता है। इस प्रोसेस को स्पूलिंग कहते हैं। ओके, डीएनए आइसोलेशन के बाद अगला स्टेप क्या है? डीएनए को स्पेसिफिक जगह से कट करना। और इसके लिए हम उसे करते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स
जिन्हें हम मोलिकुलर सिजर्स भी कहते हैं। ये एंजाइम्स डीएनए को स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस पार कट करते हैं। और सुनो, हर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का एक यूनिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है। जैसे EcoRI एक बहुत कॉमन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है जो गाटक सीक्वेंस पार कट करता है। ये एंजाइम्स पैलिंड्रोम सीक्वेंसेस पार कट करते हैं। पैलिंड्रोम सीक्वेंस मतलब जो सीक्वेंस एक डायरेक्शन में पढ़ने पर वही होता है जो दूसरे डायरेक्शन में, फॉर एग्जाम्पल मलयालम। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स दो तरह के कट्स देते हैं। पहले है स्टिकी एंड्स जो ओवरहैंगिंग सिंगल स्ट्रैंडेड पोर्शंस होते हैं, और दूसरे हैं ब्लंट एंड्स। स्टिकी एंड्स ज्यादा यूजफुल होते हैं क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट्री एंड्स के साथ आसानी से जुड़ सकते हैं। ओके, डीएनए को कट करने के बाद हमें अपने डिजायर्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट को एक क्लोनिंग वेक्टर में डालना होता है। अब ये क्लोनिंग वेक्टर्स क्या होते हैं? ये बेसिकली व्हीकल्स होते हैं जो फॉरेन डीएनए को होस्ट सेल में ले जाते हैं और वहां रिप्लिकेट करते हैं। प्लास्मिड्स जो बैक्टीरिया में नेचुरली फाउंड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होते हैं, ये सबसे कॉमन वेक्टर्स हैं। बैक्टीरियोफेजेस और कॉस्मिड्स भी वेक्टर्स की तरह उसे होते हैं। एक आइडियल वेक्टर में कुछ खास फीचर्स होने चाहिए। पहला है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यानी ओरी, जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है और ये कॉपी नंबर को कंट्रोल करता है। दूसरा है सिलेक्टेबल मार्कर जो ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स यानी जिसमें वेक्टर गया है और नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स को डिफरेंशिएट करने में हेल्प करता है। जैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स, एम्पेसिलिन रेजिस्टेंस, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, ये सब सिलेक्टेबल मार्कर्स होते हैं। और तीसरा है क्लोनिंग साइट्स जहां फॉरेन डीएनए को इंसर्ट किया जाता है। ये स्पेसिफिक रिकॉग्निशन साइट्स होते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के लिए। ओके, अब जब हमने डिजायर्ड जीन और वेक्टर को रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट कर लिया है तो अगला स्टेप है लिगेशन यानी उन्हें जोड़ना। इसके लिए हम डीएनए लिगेज एंजाइम यूज करते हैं। डीएनए लिगेज कट किए हुए डीएनए फ्रैगमेंट्स को फॉस्फोडिएस्टर बॉन्ड्स बनाकर जोड़ देता है और इसे बनता है हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए यानी आरडीएनए मॉलिक्यूल। ओके, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के बाद यूज होस्ट सेल में ट्रांसफर करना होता है। अब होस्ट सेल्स को कॉम्पिटेंट बनाना पड़ता है, मतलब उन्हें डीएनए अपटेक के लिए रिसेप्टिव बनाना। इसके लिए हम कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 जैसी केमिकल्स यूज करते हैं जो डीएनए को सेल वॉल से एंटर करने में हेल्प करते हैं। फिर सेल्स को आइस पार रखते हैं, एक ब्रीफ हीट शॉक देते हैं 42 डिग्रीज सेल्सियस फॉर अ शॉर्ट टाइम और फिर वापस आइस पार रखते हैं। इसे सेल्स में टेम्परेरी पोर्स बन जाते हैं और डीएनए अंदर चला जाता है। माइक्रो इंजेक्शन और बायोलिस्टिक्स जिसे जीन गन भी कहते हैं, ये भी डीएनए ट्रांसफर के मेथड्स हैं। माइक्रो इंजेक्शन में डीएनए को डायरेक्टली एनिमल सेल के न्यूक्लियस में इंजेक्ट करते हैं और जीन गन में डीएनए कोटेड गोल्ड या टंगस्टन पार्टिकल्स को प्लांट सेल्स पर हाई वेलोसिटी से बम्बार्ड करते हैं। ओके, जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए होस्ट सेल में एंटर कर जाता है तो अगले स्टेप्स में हम ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स को स्क्रीन करते हैं और यहीं पर सिलेक्टेबल मार्कर्स का रोल आता है। अगर हमने एम्पेसिलिन रेजिस्टेंस जीन वाला प्लास्मिड यूज किया है तो जो बैक्टीरिया एम्पेसिलिन कंटेनिंग मीडियम पर ग्रो करेंगे वो ट्रांसफॉर्म्ड है और जो नहीं करेंगे वो नॉन ट्रांसफॉर्म्ड है। एक और मेथड है जिसे कहते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इसमें क्या होता है, डिजायर्ड जीन को एक मार्कर जीन के अंदर इंसर्ट करते हैं जिसे मार्कर जीन इनएक्टिव हो जाता है। जैसे अगर हम बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन को डिसरप्ट करते हैं तो कॉलोनीज व्हाइट हो जाती है, जबकि फंक्शनल जीन होने पर ब्लू कॉलोनीज बनती है। तो इसका मतलब व्हाइट कॉलोनीज सक्सेसफुल इंसर्शन को इंडिकेट करती है। ओके, फाइनली जब हमें डिजायर्ड ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल मिल जाते हैं तो उन्हें हम लार्ज स्केल पर कल्टिवेट करते हैं ताकि हमारा फॉरेन जीन प्रोडक्ट मिल सके। इसके लिए हम बायोरिएक्टर्स का उसे करते हैं। अब ये बायोरिएक्टर्स क्या है? ये बेड वेसल्स होते हैं जिनमें 100 से 1000 लीटर्स तक की कैपेसिटी होती है। यहां सेल्स को ग्रोथ और प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए ऑप्टिमम कंडीशंस प्रोवाइड की जाती है। इसमें पीएच कंट्रोल, टेम्परेचर कंट्रोल, ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम और फोमिंग कंट्रोल जैसे फीचर्स होते हैं।
स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर्स सबसे कॉमन होते हैं। इनमें एक स्टरर होता है जो कल्चर को मिक्स करता है और ऑक्सीजन अवेलेबल रखता है। इसे हमें अपने डिजायर्ड प्रोटीन या प्रोडक्ट का मैक्सिमम यील्ड मिलता है। ओके, जब प्रोडक्ट बन जाता है तो यूज डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के थ्रू प्योरीफाई करते हैं। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में सेपरेशन और प्योरिफिकेशन टेक्निक्स आती है। जो प्रोडक्ट बायोरिएक्टर से निकलता है ना, वो क्रूड फॉर्म में होता है। इसमें सेल्स, मीडिया कंपोनेंट्स और अनवांटेड प्रोटीन्स भी होते हैं। तो इस प्रोडक्ट को फिर रिगरसली प्योरीफाई किया जाता है, क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट्स किए जाते हैं और क्लिनिकल ट्रायल्स, अगर कोई ड्रग है, के बाद मार्केट में रिलीज किया जाता है। हर प्रोडक्ट की अपनी यूनिक डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग स्ट्रैटेजी होती है और ये स्टेप बहुत हाई क्रूशल है प्रोडक्ट की प्योरिटी और सेफ्टी के लिए। ओके, तो बच्चों, बायोटेक्नोलॉजी, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, ये एक बहुत हाई एक्साइटिंग और फ्यूचर ओरिएंटेड फील्ड है। हमने देखा ना कैसे हम डीएनए को आइसोलेट करते हैं, उसको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स से कट करते हैं, वेक्टर्स में डालते हैं, होस्ट सेल्स में ट्रांसफर करते हैं और फिर अपने डिजायर्ड प्रोडक्ट्स बनते हैं। हर एक स्टेप में प्रिसिजन और अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। याद रखना, एनईटी में हर टॉपिक से क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो हर कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना। अपने सपनों को पूरा करने के लिए हार्ड वर्क करते रहो। और हाँ, अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस कर सकते हो। सारे हैंडरिटन नोट्स और प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। मियर फ्यूचर डॉक्टर्स, ऑल द बेस्ट।